एक गांव में शमशेर नाम का एक आदमी रहा करता था। वैसे तो शमशेर जाना माना पहलवान था, पर वो अब लड़ाई नहीं किया करता था और इसके पीछे एक वजह थी, जिस वजह से उसने पहलवानी करना बंद कर दिया था और अब वो खेती में मन लगाया करता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ शमशेर कब बूढ़ा हो गया उसे पता ही नहीं लगा। शमशेर का एक बेटा था जिसका नाम था रजत। रजत को पहलवानी करना बहुत ही पसंद था, पर शमशेर उसे मना कर दिया करता था, जिस वजह से रजत की अपने पिता से बना नहीं करती थी। एक दिन रजत घर से बाहर जा रहा था तो शमशेर ने कहा, कहाँ जा रहे हो? आपसे मतलब मुझे पता है, अगर आपको बता दूंगा तो आप जाने नहीं देंगे। और अगर नहीं बताओगे तो भी मुझे पता लग जाएगा। वैसे भी गांव वाले बताते हैं तुम आजकल अखाड़े में ज्यादा ही दिखाई देते हो। मना किया है ना मैंने कि पहलवानी मत किया करो। क्यों ना किया करूं? आप भी तो पहलवानी किया करते थे ना। आप तो अपने जमाने के बहुत बड़े पहलवान थे, तो आप मुझे क्यों रोकते हैं? क्योंकि जो कुछ मैंने सहन किया है मैं नहीं चाहता हूं तो भी सहन करे, इसलिए रोक देता हूं। आप बिना फालतू में झूठी बातें बनाते हैं। मुझे सब कुछ पता है। आप मुझे पहलवानी करने से रोकना चाहते हैं, इसलिए ये कहानी बना देते हैं। ये कहकर रजत वहां से चला गया। रजत के जाने के बाद शमशेर बहुत ही दुखी हुआ। तभी वहां पर उसकी पत्नी किशोरी आई और उसने कहा, अजी क्यों दुखी होते हैं? लड़का जवान हो गया है, उसे ज्यादा मुंह मत लगाइए। कैसे ना लगाऊं? हमारा इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम कैसे जी लोगी? मुझे पता है, पर अभी वो जवानी के जोश में है तो हमारी बात नहीं सुनेगा। उसे सुनना पड़ेगा। सुनेगा कैसे नहीं? नहीं सुनेगा तो पिटेगा। मैं खेतों पर जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर शमशेर खेतों पर आ गया। खेतों पर आने पर वो खेती करने लगा। तभी उसके पड़ोसी किसान घनश्याम ने कहा, अरे शमशेर भैया, क्या आप भी किसानी में लग गए? आराम से पहलवानी करते। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहीं ठीक हूँ। और रही बात पहलवानी की, तो पहलवानी में अब वो बात नहीं रही। वैसे भी आजकल की पहलवानी खोखली हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? पहलवानी तो हमेशा अखाड़े में लड़ी जाती है और जो जीतता है वो मजबूत पहलवान कहलाता है। तुम सही कह रहे हो, पर आजकल पहलवान लोग खाते पीते कुछ है ही नहीं, बस पहलवानी दिखाने के लिए अखाड़े चले आते हैं। ये तो आप सही कह रहे हैं, आजकल का नया जमाना है भाई। वैसे आप में वो बात नहीं रही होगी जो पहले हुआ करती थी। अरे भैया, मुझे किसे ही दिखाना है। और रही बात दम की, तो अभी भी इतना दम है कि तुम्हें उठाकर यहीं पटक दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे मत उठाओ भैया, मैं तो पहले से ही टूटा फूटा हुआ हूँ। तुम्हें तो पता ही है, पिछली साल ही मेरी कमर टूट गई थी। और ये कहकर घनश्याम हंसने लगा। घनश्याम को हंसता हुआ देखकर शमशेर भी मुस्कुरा दिया। इसके बाद शमशेर ने खेतों में पानी दिया और फिर वो वहां से घर की तरफ निकल गया। अभी वो आराम से आ ही रहा था, तभी उसे बिरजू पहलवान मिला, जो दूसरे गांव का पहलवान था और यहाँ पर पहलवानी दिखाने के लिए आया था। बिरजू ने शमशेर को देखा तो कहा, कहाँ जा रहे हो काका? तुम्हारे बहुत गुणगान सुने हैं मैंने, जरा हमसे भी दो दो हाथ कर लो। अरे अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो तुमसे लड़ना नहीं चाहता भाई। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अब हड्डियों में वो जोर नहीं होगा जो जवानी में हुआ करता था। वैसे तुम्हारे बेटे में तो तुम्हारा ही खून है, उसे ही भेज दो पहलवानी करने के लिए। नहीं नहीं, वो पहलवानी नहीं करता है, वो इन सब चीजों से दूर ही है। क्यों अपने बेटे को इतना डरपोक बना दिया है तुमने? खुद पहलवान हो और उसे नपुंसक की तरह घर में रखते हो। तभी पीछे से रजत आ रहा था और उसने उन दोनों के बीच की बातें सुन ली और गुस्से में आकर बिरजू से बोला, नपुंसक किसे कहता है? तुझे ज्यादा ही पहलवानी लड़ने का शौक है ना, तो ठीक है, आ जाना अखाड़े में, बता दूंगा कौन मर्द है और कौन नपुंसक। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, हो जाए दो दो हाथ, अभी पता लग जाएगा। नहीं, रहने दे रजत, बिना फालतू में हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नहीं पिताजी,
इसने आपकी बेइज्जती की है, मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। पर शमशेर ने रजत को काफी समझाया, पर रजत माना ही नहीं और वो बिरजू के साथ पहलवानी लड़ने के लिए अखाड़े में चला गया। बिरजू को बहुत सारे दांव पेच आया करते थे क्योंकि वो 5 साल से पहलवानी कर रहा था। वहीं रजत को इतने दांव पैतरे नहीं आते थे क्योंकि उसने तो बस ऐसे ही पहलवानी करना शुरू की थी। अखाड़े में आने के बाद बिरजू ने कहा, आज तू यहां से अपने पैरों पर नहीं जाएगा। वो तो वक्त ही बताएगा कौन पैरों पर जाएगा और कौन नहीं। ये कहकर रजत ने बिरजू पर हमला किया, पर बिरजू बच गया और बिरजू ने एक मुक्का रजत के पेट में मारा, जिससे रजत वहीं गिर पड़ा। ये देखकर शमशेर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और भागता हुआ रजत के पास आया। रजत, ओ रजत, क्या हुआ तुझे? ले जाओ कक्का, लगता है इसमें आपका खून नहीं है, इसलिए गिर पड़ा। ये सुनकर शमशेर को बहुत गुस्सा आया, पर उसे उस समय अपना बेटा देखना था। इसके बाद वो उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जब रजत को देखा तो पता लगा कि पूरी दम से मुक्का पड़ने की वजह से रजत की किडनी फेल हो गई है। ये सुनकर शमशेर बहुत ही गुस्से में आ गया और उसने कहा, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आप किडनी दूसरी डाल दीजिए, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे लग जाएं। डॉक्टर ने रजत का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। वहीं शमशेर अब बिरजू से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि बिरजू को किसी न किसी ने तो भेजा ही होगा। वो इस तरह खुद लड़ाई लड़ने नहीं आया था और अब रजत का ऑपरेशन होकर वो घर आ गया था। तो रजत ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अगर आपकी बात मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे समझता हूँ। असल में बिरजू को किसी ने भेजा है, वो बिना फालतू में यहाँ हमसे लड़ाई मोल लेने के लिए नहीं आएगा। पर उसे किसने भेजा होगा? आपका तो कोई दुश्मन भी नहीं है। नहीं बेटा, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, तुम्हें नहीं पता। जरूर इसे तुम्हारे ताऊ भूपेंद्र ने भेजा होगा, क्योंकि हम लोग जाने माने पहलवान थे, पर मैं उसे हमेशा हरा दिया करता था, जिस वजह से वो मुझसे बदला लेना चाहता था और इसीलिए मैंने पहलवानी छोड़ दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मेरी तरह बनो। पर आज उसने तुम पर वार किया। ये सुनकर रजत को पता लग गया कि शमशेर लड़ता क्यों नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर वो लड़ेगा तो भूपेंद्र जरूर किसी न किसी को भेजेगा। और रजत को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने पिता से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, आपको उल्टा सीधा कहा। कोई बात नहीं बेटा, पर तू चिंता मत कर, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। और इसके बाद शमशेर वहां से चला गया और सीधा अखाड़े में आया जहां पर बिरजू और भूपेंद्र बैठे हुए थे। भूपेंद्र को देखकर शमशेर की आंखों में खून उतर आया और उसने कहा, आखिरकार इतने सालों बाद तू यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आ ही गया। अपने जमाने में तो मुझे हरा ही नहीं जा सका तुझसे, तो इस जमाने में मेरे बेटे को ढोल बनाया। तुझे पता लग ही गया कि मैंने तेरे बेटे को ढाल बनाया, पर क्या फायदा, अब तक तो बहुत देर हो गई है, बेचारे की किडनी फेल हो गई है। मुझे पता है ये सब तेरा ही किया धरा है। अगर बिरजू तू अपने बाप की औलाद है तो मुझसे लड़के दिखा। क्यों काका, अपनी हड्डी पसली तोड़वाना चाहते हो? वैसे भी आपका लड़का कल ही लौट के आया है अस्पताल से, अब आप में पहलवानी वाली बात नहीं रही है भैया। ये बात तो बेटा लड़के ही पता लग जाएगी कि किसमें पहलवानी वाली बात है और किसमें नहीं। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि अचानक शमशेर पहलवानी लड़ना क्यों चाहता था, क्योंकि उसने तो पहलवानी बहुत साल पहले ही छोड़ दी थी। वहीं बिरजू ने शमशेर से कहा, रहने दो काका, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, बिना फालतू में कहीं मर मरा गए तो मेरा नाम और होगा। लगता है तू मुझसे डर गया, इसलिए फालतू की बात कर रहा है। क्या तू अपनी बाप की औलाद नहीं है? मेरे बेटे को तो इसी तरह उकसाया था ना तूने। काका, जुबान संभाल कर बात कीजिए, वरना अभी यहीं उठाकर पटक दूंगा। बेटा, अगर उठाकर पटकना ही है तो अखाड़े आ, पता लग जाएगा कौन किसे पटकता है।
अच्छा ऐसी बात है, लगता है आज आपका आखिरी दिन है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। चलो हो जाए दो दो हाथ। ये कहकर बिरजू अखाड़े में आ गया और शमशेर भी। बिरजू अपने आप को 30 मार खां समझ रहा था, जबकि उसे पता नहीं था कि शमशेर अपने जमाने का जाना माना पहलवान था। और भले ही वो बूढ़ा हो गया था, पर उसकी हड्डियों में जान अभी भी बाकी थी, और ये बात भूपेंद्र भली भांति जानता था। भूपेंद्र वहां से जाने लगा। इस पर शमशेर ने कहा, कहाँ जा रहे हो? यहीं खड़े रहो, अपने चमचे को लेकर नहीं जाओगे? हाँ हाँ, शमशेर भैया एकदम ठीक कह रहे हैं। कहाँ भाग रहे हो? अब तो जब पूरी पहलवानी खत्म हो जाएगी तभी तुम जा पाओगे। ये सुनकर भूपेंद्र चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। इस पर बिरजू ने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा काका। अभी मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, पर लगता है अब आपकी इज्जत उतारने की बारी है। और ये कहकर बिरजू ने शमशेर पर हमला किया, पर उसे नहीं पता था कि शमशेर एक ही मुक्के में बिरजू को धूल चटा देगा। और जैसे ही बिरजू ने वार किया तो शमशेर नीचे झुक गया और उसने पलटकर बिरजू के मुंह पर ऐसा घूसा मारा कि बिरजू के दांत टूट गए और वो वहीं गिर पड़ा। इस पर शमशेर ने उससे कहा, क्यों बस एक ही मुक्के में पसर गए? उठ, चल मुझसे लड़। पर बिरजू बेहोश हो चुका था, वो लड़ने की हालत में नहीं था। ये देखकर भूपेंद्र वहां से भागने लगा, पर घनश्याम ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसे पता था शमशेर बिना बात में किसी को उंगली नहीं करता। इसमें भूपेंद्र की ही गलती होगी। वहीं जब भूपेंद्र को शमशेर ने भागता हुआ देखा तो उसने उसे पकड़ा और अखाड़े में खींच लिया और कहा, अब तू कहाँ जा रहा है? तूने अच्छा नहीं किया भूपेंद्र, मैंने तो उस दुश्मनी को वहीं छोड़ दिया था, पर तूने मेरे बेटे पर वार किया। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर शमशेर ने भूपेंद्र को उठाया और उसे भी पटक दिया, जिससे भूपेंद्र की भी कमर टूट गई। ये देखकर गांव वाले बहुत ही खुश हुए और शमशेर की जय जयकार करने लगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि शमशेर की हड्डियों में आज भी पहलवानी वाली बात थी। इस पर घनश्याम ने शमशेर से कहा, मानना पड़ेगा भैया, आप तो आज भी पहलवान हैं। फिर आपने पहलवानी क्यों बंद कर दी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरा बेटा इन सब में पड़े, पर लगता है कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, उन्हें बातों से समझ में नहीं आता है। ये तो सही कहा भैया, आज आपकी पहलवानी देखकर मान गया। भले ही आप बूढ़े हो गए हो, पर आप में वही बात है जो पहले हुआ करती थी। इसके बाद शमशेर घर आ गया। घर आने पर रजत और किशोरी बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता लग चुका था। और रजत ने अपने पिता से कहा, मुझे आप पर गर्व है पिताजी कि आप पहलवान हैं, पर अफसोस इस बात का है कि मैंने आपको गलत समझा। अरे बेटा, तू इस बात को दिल से लगा कर बैठ गया है। बस मैं जो कह रहा हूँ उसे मान लिया कर, क्योंकि मैं कभी भी तेरा गलत नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। हाँ हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज के बाद आप जो कहा करेंगे मैं वही किया करूंगा। ये सुनकर शमशेर बहुत ही खुश हुआ और कुछ ही दिनों में रजत ठीक हो गया। और इसके बाद वो दोनों फिर से खेती करने लगे, क्योंकि शमशेर नहीं चाहता था कि पहलवानी की वजह से उसके बेटे पर कोई भी आंच आए या फिर कोई भी उसका दुश्मन उसके बेटे पर वार करे। और वो लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे थे। वहीं अब शमशेर से गांव के नौजवान भी खौफ खाने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक ये कि हमें हमेशा हमारे माता पिता और घर के बड़े लोगों की सलाह माननी चाहिए, और दूसरी ये कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।